हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो सीरीज हमारा चल रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए हम लोग सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस सेशन में डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन को कवर किया हुआ था और आज हमारा यह चौथा सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले वाले अगर 3 सेशंस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट में इन वीडियोज़ को पुट कर दिया है, तो प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट रखा गया है इस सीरीज़ में, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीएसजी के, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, उसके लिए हम लोग ये सेशन कवर कर रहे हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं। आज हमारा यह चौथा सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी आपको 3 सेशन करा दिया गया है। अगर आपने सेशन 1, 2 और 3 को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह की चर्चा की है। चलिए, आंसर सबको कमेंट करना है। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए, सब लोग आंसर कमेंट करिए कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह की चर्चा की है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये कौन सा विद्रोह है, तो फ्रेंड्स ये संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह के बारे में कल ही मैंने आपसे पूछा था और संथाल विद्रोह से संबंधित बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए संथाल विद्रोह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। और देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। ये सन आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामने कोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र था। और विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस का भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, ये सभी कारण थे, ठीक है ना। और इस विद्रोह के मुख्य नेता सीधो और कान्हू थे। सीधो, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सीधो को अगस्त 1855 ईस्वी में और कान्हू को फरवरी 1856 में पकड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1855 में सीधो को पकड़ा गया था और 1856 में कान्हू को, ठीक है ना। चलिए, और एक और विद्रोह पूछा जाता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कोल विद्रोह का नायक कौन था, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था। बुधो भगत ने, ठीक है ना, बुधो भगत ने किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बुधो भगत ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया था। ये प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया। कल हम लोगों का महा रिविजन सेशन होने वाला है। 2 घंटे का मैराथन सेशन होगा जिसमें सारे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कल हम लोग कवर कर लेंगे। कल वो सेशन आएगा। और देखिए, कल ये जो हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर 2 सेशन है कल नहीं आ पाएगा। कल संडे भी है और हमारे यहाँ वोटिंग भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कल आपको हिस्ट्री का महा मैराथन रिविजन सेशन मैं आपको करवा दूंगा, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया था। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है ना, 1929 में।
क्लियर ना। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने जो आपके 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा था उसका भी गठन किया था। और भारत में स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है ना। आपका 1935 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। और 1936 में 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बरहिया ताल में जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया गया था 1936 में। ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा। हो सकता है ये प्रश्न आपको पहली बार मिला हो फ्रेंड्स, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुठिया प्रथा की शुरुआत जो है किस आंदोलन के समय में किया गया था, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मुठिया प्रथा थी इसके संबंध में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में, किस आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के समय। और देखिए मुठिया प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मुठिया प्रथा थी इसमें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, जिससे कांग्रेस को आर्थिक मदद मिलती थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में आयोजित हुआ था विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम, काफ़ी चर्चा में रहा था असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है ना, पूछा जाए कि किस आंदोलन के समय बिहार के भागलपुर में विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चा में रहा था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन के समय ही आपको याद होगा फ्रेंड्स कि देखिए मजहरुल हक ने दीघा के निकट सदाकत आश्रम का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी असहयोग आंदोलन के समय 6 फरवरी 1921 को किया गया था। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना। और मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 याद रखिएगा, सदाकत आश्रम से ही मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया था। ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, बताइए कमेंट करके। राइट आंसर इसका क्या होगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए सब लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो पुस्तक है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, इसको लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा है, लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये सब आप पढ़ चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सेशन है उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ज़रा डेट और सन तो आपको पता ही है 1905 में, ज़रा आप डेट लिख करके बता दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 रोज़ा, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया 10 रोज़ा जो पत्रिका थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, 10 रोज़ा पत्रिका। चलिए बताइए 10 रोज़ा पत्रिका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने जो है इसको स्टार्ट किया हुआ था। करेक्ट आंसर बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, मैंने हिंट्स दे दिया। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको अगर पता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है तो आप इसका आंसर दे पाइएगा। बताइए आंसर इसका क्या होगा कि 10 रोज़ा जो पत्रिका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। नक्षत्र सभा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है,
बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा जो है राज्य है जिसने जो है आपका नक्षत्र सभा नामक पहला भारत का खगोल पर्यटन अभियान लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो राज्य है ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य नहीं किया है, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य नहीं किया है। तो ये उत्तराखंड होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न है। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सबसे पुराना जो चर्च है ये कौन सा है? सबसे पुराना जो चर्च है ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर, सबसे पुराना चर्च। तो फ्रेंड्स, इस चर्च का नाम जो है ये है आपकी पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो है, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए बिहार का यह सबसे पुराना गिरजाघर है और इसका निर्माण 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में किया गया था। 1713 ईस्वी में किया गया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रश्न को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक क्लियर ना हो जाए। देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। अच्छा, मैं 3 थ्योरी बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। एक महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ठीक है ना, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। दोनों मैं बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है यह किसने प्रस्तुत किया था? तो ये दोनों बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। हो सकता है फिर से प्रश्न रिपीट हो जाए, बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। चलिए तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है ना। कौन सा? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। और एक मैंने बताया है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है यह विलियम मॉरिस डेविस ने, विलियम यानी कि विलियम WM फॉर मॉरिस डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस ने जो है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किया है। तो ये आप 2 याद रखिएगा। और देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। यह जो सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, यह क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। और देखिए इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपरपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक्स प्लेट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती है और प्लेटों की इन गतियों की परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? देखिए आपको मील में भी याद रखना है और किलोमीटर में भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मील और किलोमीटर दोनों में आंसर दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक दे करके आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप मील भी याद रखेंगे और किलोमीटर वो भी याद रखेंगे। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, एक संधि है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये हुआ था 1982 में, ठीक है ना। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जैसे मैंने आपको बताया है।
इसका अनुसार क्या है कि प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है। इसका अनुसार क्या है कि प्रत्येक तटीय देश जो है एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा। और यह देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे समुद्र तल और ऊपर मृदा पर संप्रभुता का प्रयोग कर सकेगा। ठीक है ना। तो ये 12 समुद्री मील या फिर 21.9 किलोमीटर आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पठार पर जो है आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए कर्क रेखा और यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है ना। ये जो है फ्रेंड्स, ये आपके किस पठार पर जो है एक दूसरे को काटती है? तो ये आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर जो है कर्क रेखा, बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। और ये दोनों रेखाएं जो हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट जो है उस पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से भारत के होकर के गुजरती हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये बघेलखंड पठार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। चलिए 1888 में इलाहाबाद की किस राजा ने भारतीय इलाहाबाद में, इलाहाबाद का राजा नहीं है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था उसी के बारे में पूछा गया है कि किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन था ये संपन्न होने में काफ़ी बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। अब देखिए 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। पहला आपको पता है 1885 में। ठीक है। चलिए 1888 में ये चौथा अधिवेशन था और ये इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने किया था। और ये जो जॉर्ज यूल था पहला अंग्रेज़ था, प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष था। ठीक है, पहला व्यक्ति था, पहला अंग्रेज़ व्यक्ति जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जॉर्ज यूल था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये इलाहाबाद के जो राजा थे, इलाहाबाद में जो इस आयोजन हुआ था इसको संपन्न होने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये राजा कौन थे? तो ये फ्रेंड्स दरभंगा के राजा थे। कौन थे? दरभंगा के राजा थे। चलिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है? तो यह स्टेटमेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक और नाम याद रखना आपको, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है ना, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे ये 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे और वे वैसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1920 में बिहार और उड़ीसा के ये गवर्नर भी नियुक्त हुए थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता चले। देखिए, बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया भी हो सकता है कि बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। चलिए कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सब लोग कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा।
बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धर्म सभा नामक संगठन जो था, इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। राधाकांत देव, ठीक है ना। इन्होंने 1830 में जो है कलकत्ता में धर्म सभा को स्थापित किया था, ठीक है। राधाकांत देव सामाजिक सुधार के उन कदमों के विरोध थे जो हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों और मान्यताओं पर जो आपका प्रतिघात कर रहा था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राधाकांत देव मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन के विरुद्ध थे ये, ठीक है। और ये राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, देखिए इनको कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बताना, यानी कि स्टार्टिंग करना है और फिर आपको एंड तक जाना है, सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928। जिन्ना का 14 सूत्री मांग जो है, जिन्ना का 14 सूत्री मांग ये आपका 1929 है। और गांधी जी का 11 सूत्री मांग जो है ये आपका 1930 होगा, ठीक है। तो अब आप इसका क्रम खुद ही ढूंढ सकते हैं, आप बताइए, ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर इसका क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपना 14 शर्तों का मांग 1929 में जारी किया था, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री मांग कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू करने के पहले अपने 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार से जो है मांगी थी, उनको सौंपी थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 1 और 3, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी घटनाओं में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब की घटना है? काकोरी कांड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका अब नाम रखा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, ये घटना है 9 अगस्त 1925 की। यहाँ मैं 9 अगस्त भी ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन, इस ट्रेन का नाम है 8 डाउन, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से सरकारी खजाना को क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। काकोरी कांड के आरोप में 4 क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया था इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो है कहाँ पर किया गया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो है ये कहाँ पर किया गया था? आज़ाद दस्ता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन नेपाल में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ? दिन था 9 नवंबर 1942, ये सन और डेट याद रखना है। 9 नवंबर 1942 की दिन था, दीपावली की रात थी, ये भी आपको याद रखना है। दीपावली की रात थी। जयप्रकाश नारायण वहाँ से अपने साथियों के साथ, और उन साथियों में योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, इनका नाम याद रखिएगा, ये दीपावली की रात को हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके भागने में सफल हो गए थे। और फिर ये आपके जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, इन्होंने जो है नेपाल में छापामार युद्ध को प्रशिक्षण देने के लिए राजविलास जंगल में पहला प्रशिक्षण शिविर का गठन किया था, और इस शिविर के निदेशक नित्यानंद सिंह थे। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। और आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के संचालन का प्रभारी किसको बनाया गया था? तो राम मनोहर लोहिया जी को बनाया गया था। ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सोच समझ करके फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, स्थापना पूछा गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये सेबी है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सेबी का, ठीक है ना।
इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स ये 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। और 30 जनवरी 1992 को इसे सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 30 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मुंबई में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक पूछा है। वैसे अगर टोटल पदक पूछा जाए तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, पहले कमेंट करके बताइए। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपके कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है ना। और बताइए भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, पहले आप ये कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भारत ने टोटल जो है 61 पदक जीते थे। इसमें से 22 स्वर्ण मेडल पदक था यानी कि गोल्ड मेडल था, 16 रजत था और 23 जो था ये कांस्य पदक था। 16 और 22 देखिए 38, 38 और 23 61 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। भारत जो था ना फ्रेंड्स ये टोटल कितना पदक जीता था? 61 पदक जीता था, ठीक है। और देखिए पहले स्थान पर जो रहा था इसमें ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। चलिए अगला कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए वर्ष 2000 मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में होगा, आप यस लिखिए या नो लिखिए ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया में होगा या नहीं बताइए। वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था बताइए। इंपॉर्टेंट है 2023 वाला नोबेल प्राइज़ आपको याद रखना, खास करके साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए नोबेल प्राइज़ जो है ये शांति के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि किसको दिया गया था तो शांति के क्षेत्र में याद रखिएगा ये नोबेल पुरस्कार जो है ईरान में महिला के उत्पीड़न के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने वाली एक ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, ठीक है, नोबेल का शांति प्राइज़। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को, ठीक है ना, जॉन फॉसे को। क्लियर, यहाँ पर देखिए जॉन फॉसे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एनी एरनॉक्स को दिया गया था 2022 वाला, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णराज सागर बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सब लोग कमेंट करिए। कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? चलिए कृष्णराज सागर बांध को, तो देखिए कृष्णराज सागर बांध जो है ये बनाया गया है कावेरी नदी पर, ठीक है ना। और कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बांध की रचना सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इसका नाम जो पड़ा था आपका मैसूर के तत्कालीन शासक कृष्णराज वाडियार के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पर कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया, कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों के पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए बताइए, प्रश्न को एक बार दो बार जितना मर्जी है आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम, ठीक है ना। लाइजोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आप चीज़ जानते हैं। और लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग होता है, जितना भी अपशिष्ट है, क्लियर। चलिए
और आपको पता है आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल शिक्षा वर्धा योजना कब की है। मूल शिक्षा वर्धा योजना जो है ये कब की है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल शिक्षा वर्धा योजना जो है ये कब की है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो है यह आपकी है 1937 की, 1937 की है। 1935 ईस्वी का अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त प्रदान किया गया था और 1937 ईस्वी में प्रांतों में लोकप्रिय मंत्री परिषद कार्य करने लगी थी और 1937 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर जोर देना था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप रोजगार परक होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। और कल वाला जो महा मैराथन जो हमारा महा रिविजन सेशन है उसको आप ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है ना, उसको देखिएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आज थोड़ा सा काम है इसीलिए कम क्वेश्चन को इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये स्पेन ने जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से यह खिताब जीता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।